बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच अचानक सामने आने वाली मुतज़ाद इत्तलात ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, और वो सवाल ये है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान वाकई पसे पर्दा मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही है तो उनमें पाकिस्तान का किरदार क्या है या क्या हो सकता है। हालिया सिफारती राबितों, बयानात और बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स को यकजा करके देखा जाए तो एक ऐसी तस्वीर उभर के सामने आती है जिसमें पाकिस्तान महज एक इलाकाई फरीक नहीं बल्कि मुमकिना तौर पे एक अहम सहूलतकार और सालिस के तौर पे सामने आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया बयान से भी ये वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के लिए मेज़बान का किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस पोस्ट को रीशेयर किया गया और आबनाए हरमुज को खोलने के लिए दी गई डेडलाइन और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी के बाद जब अचानक हमलों को 5 रोज के लिए मौखर करने और ईरान से मस्बत और तामीरी बातचीत करने का दावा सामने आया तो बज़ाहिर सिफारतकारी का एक नया दरवाजा खुलता दिखाई दे रहा था। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने का इशारा दिया, लेकिन ईरान ने फौरी तौर पे इन खबरों की तरदीद कर दी। तेहरान के मुताबिक अमरीका से ना तो कोई बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही ऐसी किसी वाज़ेह पेशरफ्त की तस्दीक की जा सकती है। इन मुतज़ाद बयानात ने सूरत हाल को पेचीदा करने में अहम किरदार अदा किया, जिसके बायस मुख्तलिफ सवालात थे और यूं उन मुज़ाकरात में मुतवक्के सालिसों के नाम मंजर-ए-आम पर आने लगे। इसी दौरान ही पाकिस्तान का नाम भी मुमकिना सालिस के तौर पर लिया जाने लगा। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी कहा गया कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं और यहां तक कि अमरीकी वफ्द की क़यादत एक आला सतह की शख्सियत कर सकती है। ये तमाम दावे अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है और पाकिस्तान का इसमें अहम किरदार है, जो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कोशिशों का आगाज भी कर चुका है। पाकिस्तान मुमकिना मुज़ाकराती अमल में खुद को एक मेज़बान के तौर पर पेश करते हुए दोनों ममालिक को मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने की पेशकश कर चुका है। ये होने को एक रिवायती सिफारती पोजीशन हो सकती है, लेकिन इसके पसे पर्दा एक बड़ी हिकमत अमली भी कार फरमा हो सकती है। कुछ और दावों के मुताबिक अमरीका की जानिब से सालिसों के जरिए ईरान को अपने मुतालिबात की एक फहरिस्त भी भिजवाई गई और उन सालिसों में भी पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का मुमकिना किरदार सिर्फ मेजबानी तक महदूद नहीं बल्कि एक पैगाम रसां या राबिता कार के तौर पर भी उभरता है। इसका सादा सा मतलब यह है कि दोनों ममालिक में इब्तदाई एतमाद साजी और मुज़ाकरात के लिए बुनियादी एजेंडे की तश्कील में पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। ये इम्कान इसलिए भी मजबूत दिखाई दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ बैक वक्त पुरजोश और गैर मामूली सिफारती ताल्लुकात हैं। एक तरफ ईरान के साथ जुग्राफियाई और इलाकाई कुर्बत और दूसरी तरफ अमरीका के साथ सिफारती और अस्करी रवाबित। ये तवाजुन किसी भी सालिस के लिए बुनियादी शर्त होता है। दूसरी तरफ ईरान के लिए भी पाकिस्तान एक निस्बतन काबिल कबूल सालिस है। इलाकाई सियासत में ईरान बाज अरब ममालिक के हवाले से अब वाज़े तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, तो इन हालात में पाकिस्तान को एक ज़्यादा गैर जानिबदार और काबिल एतमाद फरीक के तौर पर देखा जा सकता है। हालिया बयानात और आला सतह के राबिते भी यही जाहिर करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती चैनल ना सिर्फ खुले हुए हैं बल्कि उनमें गर्मजोशी भी पैदा हुई है। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में एक गैर यकीनी उनसर भी मौजूद है और वो है अमरीकी पॉलिसी में मौजूद इबहाम। मिसाल के तौर पे सदर ट्रंप पहले एक दावा करते हैं और फिर खुद ही उस दावे की तरदीद कर देते हैं। कभी जारहाना बयानात देते हैं, कभी मुसालिहाना अंदाज इख्तियार कर लेते हैं। उन्होंने मिसाल के तौर पे ईरान से मुज़ाकरात के लिए हैरान कुन तौर पे 15 शराइत रखी हैं, जबकि ईरान की जानिब से 6 शराइत पेश किए जाने की खबरें हैं। ये भी इतलात है कि ईरान में अमरीका के साथ मुमकिना जंगबंदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो चुका है। मुजाहिरीन सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई का बदला लेने से पहले किसी किस्म की जंगबंदी पर आमादगी का इजहार नहीं कर रहे। अमरीकी पॉलिसी में उतार चढ़ाव के बायस ही अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से कोई भी हतमी राय कायम करना आसान नहीं रहा। यही वजह है कि कुछ हलकों में यह खदशा भी पाया जाता है कि अगर कोई मुज़ाकराती अमल शुरू होता भी है तो क्या वो देर पा या फैसला कुन साबित हो सकेगा या नहीं। ये बहरहाल किसी तौर पर कम अहमियत की हामिल पेशरफ्त नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 4 हफ्तों की शदीद तरीन कशीदगी जारी रहने के बाद एक बार फिर मुज़ाकरात की उम्मीद पैदा हुई और इन मुमकिनात के मरकज में पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली तौर पर अहम तस्वुर किया जा रहा है। पाकिस्तान का किरदार इस पूरे अमल में एक ऐसे दरवाजे की तरह है जो अगर खुल गया तो कशीदगी कम होने की राह हमवार हो जाएगी और अगर बंद रहा तो तमाम तर बयानात सिर्फ बयानात ही रह जाएंगे।
پاکستان کے مشرق وسطی میں کشیدگی کے حل کے لیے مصالحانہ کردار کو بھارت میں بھی سراہا گیا اور بھارتی لوک سبھا کے رکن، کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور سفارتی تھرور اور را کے سابق سربراہ وکرم سود نے پاکستان کے سفارتی محاذ پر متحرک کردار کی تعریف کی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر کڑی تنقید کی۔ ادھر ایران اگرچہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے سے انکار کر رہا ہے، لیکن ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور صدر ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف رواں ہفتے پاکستان میں ایرانی حکام سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین نے اس معاملے کو حساس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملاقاتوں سے متعلق قیاس آرائیوں کو اس وقت تک حتمی نہ سمجھا جائے جب تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کر دیا جاتا۔ یورپی یونین کے سربراہ نے اس حوالے سے مذاکرات کے ذریعے امن قائم کرنے کی ضرورت کے اوپر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ کچھ یورپی ممالک آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے تیار ہیں اور عالمی توانائی کی فراہمی کے لیے یہ ایک اہم آبی تجارتی گزرگاہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے ٹرمپ پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت کو اس بات کا ادراک ہو چکا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے عالمی تیل کی ترسیل غیر معمولی طور پر متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ کا انداز بے ترتیب رہا، وہ اگر تحمل سے قدم اٹھاتے تو بہتر نتائج حاصل ہو سکتے تھے۔ مذاکرات کی خبروں کے دوران مشرق وسطی میں کشیدگی اب بھی برقرار ہے۔ ایران نے اسرائیل پر وقفے سے میزائل حملے کیے جن سے تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں مختلف عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دوسری جانب اسرائیل نے لبنان کی دارالحکومت بیروت پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق شہداء کی تعداد 1039 ہو چکی اور زخمیوں کی تعداد 2876 تک پہنچ چکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک بار پھر یہ جارحانہ بیان دیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ آپریشن سے جنگ کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اسرائیل ایران اور لبنان میں جاری کارروائیاں کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ اس سب کے بیچ خطے میں فوجی کارروائیاں اور ان کے اقتصادی اثرات واضح ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے متضاد اطلاعات، اسرائیل اور حزب اللہ کی فوجی سرگرمیاں، تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، عالمی رہنماؤں کی مصالحانہ کوششوں نے مل کر ایک پیچیدہ اور غیر یقینی صورتحال کو تخلیق کیا ہے۔ چنانچہ اس وقت اگر ایک جانب مذاکرات کا راستہ کھلا ہے تو دوسری جانب عسکری راستہ اب بھی مکمل طور پہ بند نہیں ہوا۔ اس دوران کچھ غیر متوقع پیش رفتیں بھی ہوئیں جن میں ایران کی جانب سے بحیرہ ہند میں قائم امریکی برطانوی اڈے ڈیگو گارشیا کی جانب تقریباً 3800 کلومیٹر دور ایرانی میزائلوں کا داغا جانا فیصلہ کن قرار دیا جاتا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ عسکری دباؤ نے ایران کو روکنے کے بجائے شاید اسے نئے راستے تلاش کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ابتدا میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایران کی میزائل رینج تقریباً 2000 کلومیٹر تک ہے، جو اسرائیل کو تو اپنی زد میں لا سکتی ہے لیکن یورپ کو نہیں۔ ایران نے لیکن جب تقریباً 3800 کلومیٹر دور کی ہدف کو نشانہ بنایا تو یہ مفروضہ کمزور پڑنے لگا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اب ایران کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو لندن، پیرس اور برلن تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس دعوے کی نہ تو آزادانہ طور پہ تصدیق ہو سکی اور نہ ہی مغربی انٹیلیجنس اداروں نے ان دعووں کو قبول کیا۔ لیکن اس کے متبادل ایک اور آرا پائی جاتی ہے کہ یہ حملہ ڈیگو گارشیا کے اوپر اسرائیلی سب میرین کی طرف سے کیا گیا اور اسرائیل نے سب سے پہلے اس کو کلیم کیا کہ یہ ایران کی طرف سے ہوا تاکہ نیٹو ممالک کو یہ بتایا جا سکے کہ ایران کے پاس تم تک پہنچنے کی صلاحیت موجود ہے، اگر تم اس جنگ میں نہیں کودو گے تو کل تم بھی اس جنگ کا حصہ بن جاؤ گے۔ لیکن برطانیہ کی قیادت واضح طور پہ اس امکان کو رد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ نیٹو بھی ابھی تک اس دعوے کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطلاعات اور خدشات کے درمیان ایک واضح خلا موجود ہے اور یہی خلا اس وقت سب سے زیادہ خطرناک ہے جو موجودہ صورتحال کو پیچیدہ بنا رہا ہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق ایک میزائل دوران پرواز ناکام ہوا جبکہ دوسرا مار گرایا گیا، جس سے یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ آیا ایران واقعی اتنی دور تک مؤثر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ماضی میں خود ہی اپنے میزائل پروگرام کی حد 2000 کلومیٹر تک رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ آیت اللہ علی خامنائی نے اسے ایک سیاسی فیصلہ قرار دیا تھا جس کا مقصد یورپ کو براہ راست خطرے میں لانے سے گریزاں تھا، لیکن حالیہ پیش رفت سے کیا یہ تاثر اپنی عملی شکل کے اندر آ چکا ہے کہ یہ حد شاید اب ختم ہو چکی یا کم از کم اس پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایران نے شاید جان بوجھ کر ایسے اہداف کا انتخاب کیا جہاں اصل مقصد نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اپنی صلاحیت کا پیغام دینا تھا۔ ایک نفسیاتی حکمت عملی تھا جس کے ذریعے مخالفین کو یہ باور کروانا تھا کہ ایران اب خاموش نہیں رہے گا۔ دوسری طرف اسرائیل کا رد عمل بھی اس پورے منظرنامے میں غیر معمولی طور پر اہم اور معنی خیز ہے، جو یورپی ممالک کو خطرے میں ظاہر کر کے اس تنازع کا دائرہ کار بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو جنگ کے دائرے کو وسیع کر سکتا ہے اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پہلے ہی کشیدگی اپنے عروج پر
पहुंची हुई है। गुज़श्ता माह फरवरी में ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी थे और मस्बत पेशरफ्त का इम्कान भी था, लेकिन फिर अचानक अस्करी कार्रवाइयों ने इस अमल को सबूताज किया और अब सूरत हाल इस मकाम पर है कि जहां दो तरफा एतमाद तकरीबन खत्म है, इन हालात में अब एक बार फिर मुज़ाकरात की बात हो रही है। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में होने का इम्कान है जब 4 हफ्तों से जारी इस जंग में ईरान की आला क़यादत शदीद नुकसान खा चुकी। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई, सुप्रीम लीडर के साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी और पासदारान इनकलाब के कई अहम कमांडर शहादत के मर्तबे पर फायज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरानी कार्रवाइयों में एक तसलसल और हम आहंगी बरकरार है। चुनाचे सिफारती हलकों में यह सवाल तसलसल से पूछा जा रहा है कि ईरान में फैसला साजी का असल मरकज कहां है। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए, लेकिन उनकी खामोशी ने गैर यकीनी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। ईरान का निज़ाम विलायते फ़क़ीह की बुनियाद पर खड़ा है। इन हालात में क़यादत के मंजर-ए-आम से गायब होने ने बहुत से सवालात को भी जन्म दिया और यही वजह है कि ईरान के इक़दामात को महज रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। इस हिकमत अमली की झलक इजराइल के हसास शहरों दिमोना और ओरद पर ईरानी हमलों में भी नजर आई, जो इजराइल के गैर एलानिया जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक तस्वुर किए जाते हैं। ये तमाम पेशरफ्त अमेरिका और इजराइल में पॉलिसी साज हलकों में पाई जाने वाली उस सोच को भी चैलेंज करती है कि क़यादत को हटा देने से ईरान में मौजूदा निज़ाम खुद ब खुद बिखर जाएगा, लेकिन इदारे और अगर अफराद से ज्यादा मजबूत हों तो फिर यह हिकमत अमली इसी तरह नाकाम होती है जिस तरह हालिया कशीदगी में नाकाम होती दिखाई दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान में बातचीत किससे की जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान खुद को इस पूरे मंजरनामे से अलग थलग रह रहे हैं, जिससे मगरबी मीडिया में यह तासुर है कि ईरान के आला हलकों में पॉलिसी के हवाले से इख्तलाफात मौजूद हो सकते हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली भी गैर वाज़ेह है। 48 घंटों का अल्टीमेटम, आबनाए हरमुज को खोलने का मुतालिबा, फिर तवानाई के ढांचे को मिटा देने की धमकी, ये सब इकदाम थे जो सूरत हाल को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा सकते थे। फिर 5 रोज़ा तवक्कुफ हुआ। ईरान की जानिब से खलीज फारिस में बारूदी सुरंगों के इम्कान का जिक्र इस तनाव को बढ़ा रहा था। ये वो हालात थे जब किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान कशीदगी गैर मामूली तौर पर बढ़ सकती थी, लेकिन अमेरिकी सदर अपने ही मामूल के मुताबिक आए और इन हालात में अचानक ईरान में हमलों को 5 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। हकीकत ये है कि दोनों फरीक इस वक्त एक ऐसे मकाम पर हैं जहां ऑप्शंस महदूद हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान को फजाई ताकत से नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनके लिए फैसला कुन बरतरी हासिल करना मुश्किल दिखाई देता है। दूसरी तरफ ईरान के लिए मैदान जो है वो पसपाई इख्तियार करने के मुतरादिफ होगा कि कमजोरी का उनसर नुमाया हो जाएगा, जबकि कशीदगी में इजाफा एक महंगी गलती भी होगा। इसी बीच में सबसे बड़ा खतरा ये कि तनाज़ा एक ऐसे दायरे में दाखिल हो जाए जहां फैसले हिकमत अमली की बजाय मजबूरी के तहत किए जाएं और आबनाए हरमुज की बंदिश, तवानाई के ढांचे पर हमले और फिर ईरान का उन हमलों पर रद्द अमल, ये ना सिर्फ रियासतों बल्कि खित्ते के करोड़ों आम शहरियों की जिंदगी को भी मुतासिर करेगा। कशीदगी में हालिया वक्फा एक मौका जरूर है, लेकिन ये मौका कितना पायदार है और इसका इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि आया दोनों फरीक इस खामोशी को बातचीत में बदल सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा ना हुआ तो यह तनाज़ा ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि शायद एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जहां से वापसी मजीद मुश्किल हो सके।